नमस्कार, हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मारुत शर्मा, आपका लॉजिकल रीजनिंग का दोस्त आपके सामने लेकर के आ गया हूं। आज से शुरू होता हुआ ये प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैच, जिसको आज आप लाइव देख रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि प्लान क्या है। प्लान ये है कि CBT 2 का जो है एक्सपोजर हम लोगों को लेना है और मिक्स प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है, मॉक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, बट रादर देन अपने आप को सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस पे रिस्ट्रिक्ट करने के, क्या किया है मैंने कि आरआरबी के सभी टाइप के वेरिएशंस को एक साथ डाल दिया है। तो आरआरबी के और भी कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको बीच बीच में दिखेंगे, ताकि आपको एक सटीक एक्सपोजर मिलता रहे कि आरआरबी ने कहां कहां किस किस एग्जाम में क्या क्या टाइप का सवाल पूछा है। सभी टॉपिक्स को टच बेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेशंस में हो सकता है कि पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा हैवी रहे, जैसे एनालॉजी के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, कोडिंग के ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि वो फिलर्स की तरह काम करते हैं, उन पे ज्यादा सवाल बनते भी हैं। कुछ टॉपिक्स में हम ज्यादा पजल, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पे फोकस करेंगे, जहां से सवाल बनता है, इनपुट आउटपुट पे भी फोकस करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स सेशन को आगे हमें लेकर के जाना है, राइट। चलिए, पहला सेशन, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। फटाफट से जो है आप लोग करेक्ट आंसर्स चैट बॉक्स में डाल देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ कुछ आसान क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको, कुछ CBT 2 के भी देखेंगे, CBT 1 के भी देखेंगे, कुछ और एग्जाम्स के भी देखेंगे। एक्सपोजर का रीजन बस यही है कि मल्टी फसेटेड अप्रोच से हमारी तैयारी हो, सिर्फ एक चीज से नहीं। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। शर्ट का रिलेशन जो गारमेंट से है, तो नेकलेस का रिलेशन किससे होगा? शर्ट अगर एक गारमेंट है, यानी शर्ट एक परिधान है अगर, तो एक हार यानी गले का हार जो है वो क्या होगा? तो वो एक आभूषण की कैटेगरी में आएगा, है ना। शर्ट अगर गारमेंट की कैटेगरी में आता है, गारमेंट से शर्ट बनता है, तो नेकलेस उसी तरह एक ज्वेलरी की कैटेगरी में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर गारमेंट से शर्ट बनता है तो गोल्ड से नेकलेस बनना चाहिए, बट ये इसका सोर्स नहीं है, ये इसकी कैटेगरी को दर्शा रहा है कि शर्ट एक गारमेंट की कैटेगरी में आता है, उस तरह नेकलेस जो है ज्वेलरी कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बिहार जो है झारखंड से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो किससे संबंधित होगा? ध्यान रखिएगा, यहां पे बस एक छोटी सी चीज है। क्या? जब भी आप एनालॉजी के सवाल लगाओगे तो आपको अपने आप से सवाल पूछना होता है, आपको इसको एक वाक्य में ढालना होता है, और जिस वाक्य में यहां ढलता है उसी में यहां पर भी ढलता है। अब आप सोचोगे कि बिहार में से झारखंड निकला है ना, तो छत्तीसगढ़ में से क्या निकला है? ये तो गलत है, क्योंकि एनालॉजी में ऑर्डर बहुत मायने रखता है। छोटी सी चीज है बट ऑर्डर बहुत मायने रखता है। यानी यहां अगर पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ दिया होता तो शायद लॉजिक बनता, और छत्तीसगढ़ में से कोई स्टेट निकला हो ऐसा तो है नहीं। तो यहां आप ये भी सोच सकते हो कि बिहार और झारखंड दोनों एक ही भूखंड का हिस्सा थे, दोनों एक ही जमीन का, एक ही लैंड का पार्ट थे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो है वो इनमें से किस स्टेट के साथ सेम लैंड मास शेयर करता था पहले? तो मध्य प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। ऐसे सवाल अपने आप से पूछ करके उसको आपको उसमें सेटल करना है। नेक्स्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तुरंत क्लिक करता नहीं है। हाय अरविंद, नमस्ते बेटा। चार 13 3, 4 19 5। ग्रुप डी के क्वेश्चन वैसे भी थोड़े से बेटर होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े बेटर होते हैं, तो उस पर भी एक्सपोजर रखना अपना। ठीक है, चलो ठीक है। 4 13 3, 4 19 5। अब इसमें क्या हो रहा होगा? तो बहुत कुछ सोचोगे आपके, भाई 4 को 3 से गुणा किया और एक जोड़ दिया तो 13 आ गया, 4 को 5 से गुणा किया और एक घटा दिया तो 19 आ गया। लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है। कई लोग सोचते हैं कि यार 4 स्क्वायर -3 किया तो भी 13 आ रहा है, पर 4 स्क्वायर 16 -5 कर रहे हैं तो 19 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लॉजिक इसमें लोग लगाते हैं। 4 + 3 7 में इसका डबल जोड़ दिया तो 6 आ गया, 16। 4 + 5 9 में 10 जोड़ दिया तो ये आ रहा है। अच्छा, इसका कुछ लॉजिक दिख रहा है कि 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, और उसमें 3 का डबल जोड़ दिया। ठीक है, यानी 4 में 3 का तिगुना जोड़ दिया, ये भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। यानी 4 में 3 × 3 जोड़ा तो आपके पास 13 आ गया, और 4 में 5 × 3 जोड़ा तो हमारे पास 19 आ गया। यानी इसका 3 टाइम्स फर्स्ट में जोड़ दिया तो ये वाला आंसर आ रहा है।
ये कहाँ आ रहा है? 2 का 3 गुना अगर 18 में जोड़ूंगा तो 6 और 18 24 है, ये तो नहीं है। 8 का 3 गुना 1 में जोड़ूंगा तो 24 और 1 25। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1 + 8 का 3 गुना, तो कितना आ गया आंसर? 25। राइट, नेक्स्ट। ये तो इजी है, ये फिगर आउट हो जाएगा फटाफट से। मैं बढ़िया अरविंद, हाउ अबाउट यू? वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो 16 64 5 9 27 4 बहुत इजीली हो जाता है। 16 को आप 4 से गुणा करो, ये 5 है ना, 1 यूनिट कम से गुणा करो, यानी 16 को 5 - 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और 9 को 4 - 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो 11 को 6 से करूंगा तो 56 नहीं 66 आएगा। 21 को 6 से करूंगा तो 126 आ जाएगा, यानी ये सही आंसर है मेरा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि 21 को जो है आप 7 - 1 6 से गुणा करोगे तो 126 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। एक स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज में जूनियर का कोड अगर 6 है, लेबरर का कोड अगर 8 है, तो जोसेफिन का कोड क्या होगा? तुरंत ही आपको दिख जाएगा। क्या है? 3 और 3 6 लेटर है तो 6 हो गया। 3 3 6 2 8 है तो 8 हो गया। तो यहाँ पे जोसेफिन का क्या कोड आएगा? 3 3 6 3 9, तो 9 मतलब 9 लेटर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या लॉजिक है? नंबर ऑफ लेटर्स। अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, आज के सेशन में नहीं बट आने वाले सेशंस में। ठीक है, फिर अब ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया। देखो रीजन क्या है दिखाने का, आपको दिखा देता हूं मैं। ये पैरामेडिकल का पेपर है 20 जुलाई 2019 शिफ्ट 3 का। ठीक है, और ये एनटीपीसी का 21 जनवरी 2021 का है। डिफरेंस देख रहे हो? मात्र शायद कितना डिफरेंस होगा इसमें? लगभग 6 महीने का फर्क है इन एग्जाम्स में। ठीक है, लगभग 6 मंथ्स का फर्क है आरआरबी का ही एग्जाम में। अब इसका लॉजिक आपने देखा ना, इसका लॉजिक देख लो। पिक्चर का कोड 6 है, ठीक है, पिक्चर का कोड 6 है, स्टूडियो का कोड 5 है, तो टेलीविजन का कोड क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो कैसे होगा? तो 3 और 3 6 और 1 7 है, 7 में से 1 घटाया तो 6 आ गया। 3 और 3 6 है, 6 में से 1 घटाया तो 5 आ गया। तो उसी प्रकार टेलीविजन में 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 है, तो 10 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 9। यानी आंसर क्या है इसका? नंबर ऑफ लेटर्स -1। तो अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों जो है आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं अलग अलग एग्जाम्स का मिक्स। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है इस वेरिएशन को प्रैक्टिस करने का कि आरआरबी जो है सिर्फ एनटीपीसी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उठा के कभी डालने नहीं वाला है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक्सपोजर जो है वो किस लेवल पे जा रहा है। बट वहीं आपको ये भी समझना है कि आसपास के जो एग्जाम्स आरआरबी लेता रहता है तो वहां पे क्वेश्चंस के अंदर, लॉजिक्स के अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए अपने आप को वेरिएशन से एक्सपोज करते रहो जितना भी कर सकते हो। एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है बट एक बोर्ड के क्वेश्चंस लगाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्योंकि वैसे भी रीजनिंग का लेवल कोई बहुत खतरनाक रहता नहीं है और वो हम लोग बढ़ाएंगे ग्रेजुअली जैसे जैसे एग्जाम के थोड़ा थोड़ा करीब जाएंगे। एक एक दो सेशंस के बाद हम लोग जो है अभी प्रैक्टिस रखेंगे, फोकस रखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो आज आपको कोडिंग और एनालॉजी पे ज़्यादा फोकस दिखेगा। कुछ आने वाली क्लासेस में सिटिंग, रैंकिंग, इन पे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, फिर पजल, इनपुट आउटपुट इस पे डालेंगे। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया। एक कोड लैंग्वेज में राम इज बॉय जो है वो ये लिखा हुआ है, बॉय हैज कार जो है वो ये लिखा हुआ है, कार इज ब्लू जो है वो ये लिखा हुआ है, तो राम उस कोड में कैसे लिखा होगा? देखो ध्यान रखना इस सवाल के अंदर कभी भी जो आपको दिखेगा, जो वर्ड पूछ रहा है आपसे, दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। पहली चीज क्या है कि सिंगल शब्द का आपको कोड मांगा हुआ है। अगर 2 शब्द का कोड मांगा है तो थोड़ा इनपुट डालने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिंगल वर्ड का कोड डाला होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान में होनी चाहिए कि चारों डिस्टिंक्ट ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। चारों डिस्टिंक्ट मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डेटा इनएडिक्वेट या नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वरना आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको सिंपल काम करना है। ये जो सिंगल वर्ड जहां नहीं आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है? राम इज बॉय में आ रहा है, बाकी बॉय हैज कार में नहीं है, यानी ये कोड में कभी राम नहीं आ सकता।
कार इस ब्लू में नहीं है, यानी इस कोड में भी कभी राम नहीं आ सकता। तो इसका जो कोडेड वर्जन है ना, इसको डिलीट करो ऑप्शन में से। सो PLM QAZ हट गया, IJB तो नहीं है, और EDC IJB और FTB ये सारे हट जाएंगे, यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका जो राम का कोड होगा, वो होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को 99% केस में हमेशा आप एलिमिनेशन से ही करोगे, अनलेस कुछ और जो उसमें दे रखा हो। जैसा मैंने बताया था कि अगर 2 वर्ड्स का कोड मांगा हुआ है तो उस केस में एलिमिनेशन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में डिकन्स का कोड जो है वो VQWOULG लिखा हुआ है। एलियट का कोड अगर ये लिखा हुआ है तो 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन द वर्ड हेयर इज रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले डिकोड करना है और फिर जो है आपको आंसर में कोडेड फॉर्म नहीं देना है, एक स्टेप और एक्स्ट्रा है। अगेन दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज योर टाइम लाइन। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम बढ़ाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। तो डिकन्स का कोड ये आ रहा है, कैसे देखोगे आप? सबसे पहले सामने जाओगे, आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्रेडिबल कुछ नजर नहीं आएगा। पीछे जाओगे, क्रेडिबल कुछ नजर नहीं आएगा। पहले दिखेगा कि भाई 4 का 7 हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है, 9 का 12 +3 हो रहा है, बट C और 21 तुरंत मिसमैच हो जाएगा, K और O फिर +4 हो जाएगा, E और W मिसमैच होगा। देयर इज वन मोर ऑप्शन जो फिट हो रहा है यहाँ पे, वो क्या है कि यहां से यहां जो है ये रिवर्स -1 का कोड फॉलो कर रहा है, यानी D का रिवर्स होता है W, -1 होगा V, I का रिवर्स होता है R, -1 होगा Q, C का रिवर्स होता है आपका X, -1 होगा W, K का रिवर्स P, -1 होगा O, E का रिवर्स V, -1 होगा U, N का रिवर्स M, -1 होगा L, और S का रिवर्स H, -1 होगा G। ये कंफर्म जरूर कर लेना पूरा लेटर टू लेटर एक केस में, बस वो कंफर्म हो गया ना। अब आपको पूछना है 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट निकालना है, जब वर्ड हेयर जो है सेम कोड में लिखा जाएगा। लेफ्ट से 5th लेटर कौन सा होगा? लास्ट वाला। ठीक है, तो पूरा कोड करना ही नहीं है, आर का कोड निकालना है। आर का रिवर्स क्या हो जाता है भाई? आई, और आई में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एच। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एच। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कूल। नेक्स्ट, सफेद बर्फ, लाल खून, भूरा आकाश और हरी घास। व्हाइट आइस, रेड ब्लड, ब्राउन स्काई, ग्रीन ग्रास। देखो आइस व्हाइट हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर आप स्नो की भी बात करोगे तो व्हाइटिश टिंज उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, या कलरलेस भी कह सकते हो। ब्लड का कलर रेड होता है, ग्रास का कलर ग्रीन माना जाता है, बट स्काई का कलर ब्राउन नहीं होता है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। अब ये CBT 2 का सवाल है, 12 जून 2022 शिफ्ट 1 का है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा आपके। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? आप बेसिकली जो है 21 और 420 देखते ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ये चीज जो है वो एक्चुअली क्या है, ये मैंने ना कई बार आपको बोल रखा है स्पेशल नंबर्स की एक लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, स्पेशल नंबर्स में क्या बताता हूं मैं, हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है n² - n। ये उस फॉर्मेट को बिलोंग करता है, यानी 21 का स्क्वायर में से 21 घटा दो, या फिर 17 के स्क्वायर में से 17 घटा दो, या फिर 25 के स्क्वायर में से 25 घटा दो। सभी सूरतों में आपका उत्तर क्या आएगा? जो दिया हुआ है वही आने वाला है। ठीक है, तो लेकिन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसकी जगह मैं इसको सीधा 21 इंटू प्रीवियस नंबर 20 भी लिख सकता हूँ, 17 इंटू प्रीवियस नंबर 16 भी लिख सकता हूँ, और 25 इंटू प्रीवियस नंबर 24 भी लिख सकता हूँ। इस किसी भी सूरत में उत्तर आपका यही रहने वाला है, 420, एक 272 और 600। लेकिन कौन इसको फॉलो नहीं कर रहा है? ये वाला इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो ऑड वन आउट हो जाएगा।
याद रखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो करेक्ट आंसर क्या होता अगर फॉलो करता तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 15 स्क्वायर में से अगर 15 घटा दूं, 225 में से आप 15 घटाओगे तो 210 इसका आंसर आना चाहिए था, ना कि 208। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन जंबल लेटर्स को अपने नेचुरल ऑर्डर में लगा के ऑड वन आउट चूज करना है। अब ये सब चीजों में टाइम लगेगा। ठीक है, जितना आसान है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसमें एक्चुअली आपको टाइम लगेगा। तो अब इनको अप्रोच कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे पकड़ेंगे हम लोग? ठीक है, तो इन सवालों को अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, वो ये है कि आप इनको रैंडमाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको ये तो नहीं पता ना ये क्या है, तो आप इसको रैंडमाइज करो जरा। ओ से स्टार्टिंग में आपने देख लिया, अब एल से शुरू करो, LEONV। फिर एन से शुरू करो, NOLEV। फिर वी से शुरू करो, VELON। ठीक है, ऐसे आप रैंडम कॉम्बिनेशंस बना लो। अब इनको एक साथ देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है? नहीं होता कई लोगों को। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। EISTSH है ना, तो ई से आगे स्टार्टिंग। अब दूसरे किसी से शुरू करो, तो ISTESH। कुछ लॉजिक नहीं है इसका। SISTEH, ये भी कुछ नहीं बन रहा है। फिर TISHES, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, और क्या बच रहा है? H से शुरुआत करनी है ना, HISTES। कुछ दिख रहा है दिमाग में? दिख रहा है? तीसरा देखो, GAZEANIM, MAGZENIA, INAEAZG। आप रैंडमाइज करके देखो, ZEANIG। ठीक है, इनको एक साथ देखो जरा। ठीक, जब देखने लगोगे तो क्या दिखेगा? अब आपको कुछ कुछ नजर आएगा जब सारे को फैमिली को एक साथ देखोगे, तो क्या दिखेगा कि ये क्या है? ये है नॉवल। ये क्या है? ये है थीसिस। ये क्या है? ये है मैगजीन। यही एक्चुअली गिव अवे करेगा सबसे पहले, इसी से आपको पता चलेगा कि क्या है, और फिर ये जल्दी मिल जाएगा, ये है डिक्शनरी। ठीक है, यानी ये सब लेखों का तरीका है, लेखों के फॉर्म्स हैं। लेखों में नॉवेल जो है वो एक किताब है, मैगजीन जो है वो एक किताब है, डिक्शनरी जो है वो एक किताब है, थीसिस जो है वो एक किताब नहीं है, एक तरीके का आर्टिकल है। तो ऑप्शन बी ही इसका जो है ऑड वन आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये एग्जाम में टाइम लेके जाएगा बेटा, ये भी आपका CBT 2 का सवाल है। करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। ये इजी है वैसे। अब इसका डिफरेंस निकाल के देखो, 5 से 16 कितना डिफरेंस आ रहा है? 11 यूनिट का। 16 से 29 कितना आ रहा है? 13 यूनिट का। बस कैलकुलेशन तेज रखनी है यहाँ पे। 29 से 46 कितना आ रहा है? 17 यूनिट का। अब 11, 13, 17 देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, क्या हो रहा है?
46 से 65 देखोगे तो कितना आ रहा है 19 यूनिट का, 65 से 88 आ रहा है तो कितना आ रहा है 23 यूनिट का। यानी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है लगातार जो आगे बढ़ रही हैं। तो 23 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 29 होगा। 29 को 88 में ऐड करो कितना आएगा, यानी 30 और 87 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 117। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ऑप्शंस पे ध्यान दो, टाइम बचाओ। अगर क्वेश्चंस इजी लगने लगते हैं तो ऑप्शंस पे ध्यान देके टाइम बचाने पे फोकस करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा पहला लेटर एम है और दूसरा बी है, तो इस पे मेहनत करके वेस्ट नहीं करना है टाइम अपना। ठीक है, तीसरे लेटर पे टी बी बी सी और चौथे पे आई टी एस टी है। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली बीटी होने का चांस है, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट ये पहले के जमाने में होता था, आजकल ये नहीं चलता है। ठीक है, कोशिश हो सकता है बी आंसर हो, बट ये जब जस्ट रैंडम अपने दिमाग को टेस्ट करने की कोशिश है, बट डोंट गेट लियोर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर दिस। ओके, तो तीसरे लेटर पे चेक करो जरा, डी और जे, यानी 4 और 10 आपने 6 जोड़ा है, 10 और 16 आपने फिर 6 जोड़ा है, 16 और 22 फिर 6 जोड़ा है, तो 22 और 6 अगर आप जोड़ते हो तो 28 आता है। 28 पे कौन आता है, बी आता है फिर से। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और लास्ट पे आर और एल, यानी 18 और 12 -6 हो रहा है, 12 और 6 -6 हो रहा है, 6 और जेड हो गया। अब 26 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, टी आ जाएगा। बोला था ना यही आंसर है, प्रिडिक्टेड आंसर था, बट हर बार ये ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो ऐसे केसेस में ना दो चीजें सीखनी है आपको। वो दो चीजें क्या सीखनी है आपको, आपको ये देखना है, करेक्ट 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 अरविंद, एब्सोल्युटली। तो ये तब पता चलेगा जब आप ऑप्शंस देखते रहोगे, वरना तो आप जल्दबाजी में निकालोगे ही निकालोगे पहले ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन का। देखो इन चीजों में क्या होता है ना, आप मोस्टली रो वाइज चलती हैं चीजें, मोस्टली चलती है, आई एग्री, है ना, कॉलम वाइज कम चलती हैं। बट अगर आपको दे रखा है ना कि रो और कॉलम में मिसमैच है, यानी या तो ये ऐसा मैट्रिक्स होता 3x3 या 4x4, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। बट कभी भी अगर आपको एक तरफ ज्यादा ऑक्यूपेंसी दिख रही है, यानी यहां दिख रहा है आपको रोज ज्यादा है, यानी कॉलम में नंबर ज्यादा है, 4 यूनिट्स हैं एक कॉलम में, 4 यूनिट से दूसरे में 4 यूनिट्स है, और इसमें 3 ही है रो में। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि इस तरफ जो है आपका काम चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, 3 छोटे नंबर है और एक बड़ा नंबर है, यानी कि ज्यादा चांसेस है कि ये ऐसे चल रहा है कि इनमें कुछ ऑपरेशन हो रहा है और ये मिल रहा है, ज्यादा चांस है इसका। हर बार ये हो ये जरूरी नहीं है, बस इसी को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये करते हैं 4 में 3 जोड़ा, 7 में 1 जोड़ा 8, नहीं ये तो नहीं हो रहा, इंटू 2 नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर लगाओगे ही लगाओगे। अब एग्जाम में लगाते हो, अभी बहुत श्योर हो बट एग्जाम में लगाते हो। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप इन तीनों नंबर्स को देख के इसको फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, 4 में 8 गुणा करोगे 32, में 9 जोड़ोगे तो 41, तो वो तो बात नहीं है। 8 में 9 72 और का कोई लॉजिक नहीं है। 4 में 9 किया तो आ गया 36, और 36 में 8 जोड़ा तो 44 आ रहा है। अच्छा, 3 में 7 गुणा किया तो 21, और 21 में 6 जोड़ रहे हैं तो 27 आ गया। ठीक है, तो 8 में 2 गुणा करेंगे 16, और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी उत्तर सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक, क्वेश्चंस इजी है बेटा, बस वही है कि एग्जाम के माहौल में यही क्वेश्चंस पकड़ में आते नहीं है जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब दो अप्रोच है इसको करने के लिए, बस इसमें क्रक्स एक ही है। क्या क्रक्स है, मॉर्निंग टाइम में टुवर्ड्स द सन जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में डायरेक्शन ऑफ द सन जा रहे हैं, तो सुबह सुबह यानी कि सन ईस्ट में होगा,
तो हमारे जो भाई साहब हैं वो ईस्ट की तरफ सुबह सुबह चल दिए। अब पहला तरीका क्या है, ये क्रक्स है क्वेश्चन का। पहला तरीका क्या है कि आप चला दो इसको, थोड़े किलोमीटर गया, फिर टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स and then again turns to his right and continues walking. So in which direction is Vidanshu walking now? तो आंसर आ गया वेस्ट। दूसरा बहुत इजी तरीका है, अगर आपको पता हो ये, तो क्या होता है जब भी मूवमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन पूछ रहा है सिर्फ, तो डायरेक्शन में क्या होता है, अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट है या फिर राइट प्लस राइट है, तो आपको सिर्फ 180 डिग्री का फ्लिप करना है। दो लेफ्ट टर्न्स ले रहा है अगर कोई चलते चलते, या दो राइट टर्न्स ले रहा है चलते चलते, तो जिस डायरेक्शन में पहले घूम रहा था उसका 180 फ्लिप आ जाएगा। और अगर एक लेफ्ट प्लस राइट है या फिर एक राइट प्लस लेफ्ट है, तो ये हमेशा नेट 0 डिग्री मूवमेंट, मतलब उसी दिशा में चल रहा है। अगर यहां चल रहा था पहले लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, वहीं चल रहा है। यहां चल रहा था पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, वहीं चल रहा है। तो नेट मूवमेंट 0 डिग्री का है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो अब आपको बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक में भाई साहब इधर चल के जा रहे थे, तो यहां कहां जा रहे थे, ईस्ट में जा रहे थे ना। अब ईस्ट के बाद उसने दो राइट लिए हैं, बस किलोमीटर से मतलब नहीं है, दो राइट लिए हैं। दो राइट मतलब राइट प्लस राइट, 180 फ्लिप, 180 फ्लिप मतलब वेस्ट। खत्म हो गई कहानी। कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये जो है थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दोगे ना तो काम आ जाता है, बट अगेन नथिंग अगेंस्ट दिस, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और ये हर टाइप के क्वेश्चन में लग जाता है। ये इतना वर्सेटाइल है, ये सिर्फ स्पेसिफिक जगह काम आता है जहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन ही पूछा है सिर्फ। तो चॉइस इज योर्स, आपको पता होना चाहिए, बट अप्लाई कौन सा करना है ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, मैक्स 15 किलोमीटर वेस्ट जा रहे हैं अपने घर से, यहां से लेफ्ट जाके 15 किलोमीटर और जा रहे हैं। अब डिस्टेंस मांग रहा है ना, तो फिर इसको इसी से अप्रोच करो। अपने घर से, ये इनका घर है, अगर लेबल जरूर कर देना, 15 किलोमीटर वेस्ट जा रहे हैं। यहां से लेफ्ट लेके 15 किलोमीटर और चले गए, फिर अगेन लेफ्ट लेके 15 किलोमीटर जाके स्कूल जा रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द स्कूल। कितना है, 15 ही होगा। अकॉर्डिंग टू रिंकूज वॉच इट इज अ quarter past 8। quarter past 8 का मतलब क्या है कि 15 मिनट यानी कि क्वार्टर ऑफ एन आवर पास्ट, यानी 8 के ऊपर, यानी 8:15 बज रहा है। ठीक है, रिंकू की घड़ी के हिसाब से कितना बज रहा है, लगभग 8:15 बज रहा है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। ये 12 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 9 नंबर। तो सवाल पूछ रहा है आर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में है। आर हैंड आपका किस डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ वेस्ट में। सिंपल। नेक्स्ट, CBT 2 का क्वेश्चन है। A is the sister of B and C. A is the sister of B and C. D is the father of C. E is the mother of A. Considering these facts, which of the following statements cannot be definitely established? जरूरी नहीं है कि सारे सही होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे गलत होंगे, बट वो बोल रहा है कौन सा डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप बोलोगे ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड सी, यानी ए सिस्टर है बी और सी की। बी और सी ब्रदर है सिस्टर, हमें नहीं पता है। डी इज द फादर ऑफ सी, डी इनके पिता है। ई इज द मदर ऑफ ए, यानी ई इनकी वाइफ है। कंसिडरिंग दीज, अब बताना आपको। डी इज द फादर ऑफ ए, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो ये तो एस्टेब्लिश हो सकता है।
ई इज द मदर ऑफ बी, गारंटी है, एस्टेब्लिश हो जाएगा। डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, गारंटी है, एस्टेब्लिश हो जाएगा। बी इज द सन ऑफ ई, एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। देख लो, अब सीबीटी 2 का सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, ठीक है। तो अननेसेसरी डिफिकल्टी लेवल वैसा नहीं बढ़ाना है आपको कि भाई ये तो हम एकदम खतरनाक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस मिक्स्ड प्रैक्टिस रखना अपनी, ठीक है। ये सेक्शन आपको तंग करेगा, इसके बहुत कम चांसेस है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखना। बस इसमें एक ही चीज है, सरप्राइज एलिमेंट होगा, सेक्शन वाइज नहीं होता है। ए जो है अगर बी का भाई है, बी जो है पिता है सी का, सी और डी जो है वाइफ है ए की, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू सी? तो सी के अंकल की वाइफ है, यानी सी की आंट हुई, ठीक है, ऑप्शन ए। क्यू जो है वो एल की डॉटर है। हुज ओनली सिस्टर एम, ये किसकी है? क्यू की नहीं है, एम एल की सिस्टर है। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ओ। ओज ओनली सन हैज 3 daughters। ओ का ओनली सन है, यानी एम का हस्बैंड है, इसकी 3 daughters हैं, पी आर और एस, पी आर और एस। हाउ इज एस रिलेटेड टू एल? तो एल की वाइफ, सॉरी एल की सिस्टर के हस्बैंड, यानी एल की बहन की बेटी है ना, तो नीस ही हुई, सिस्टर्स डॉटर, ऑप्शन सी इजी। सभी बॉयज जो हैं वो गर्ल्स हैं, सभी डांसर जो हैं वो बॉयज हैं, और कोई भी गर्ल जो है वो सिंगर नहीं। सम बॉयज आर सिंगर्स, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन का आंसर केवल इसके हिसाब से देना है, क्योंकि दोनों डेफिनेट कंक्लूजन है। सम बॉयज आर सिंगर्स कभी भी नहीं होगा, नो सिंगर इज अ डांसर ये बिल्कुल होगा, करेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बट फॉर द सेक ऑफ इट, प्रैक्टिस के लिए देखना है अगर, तो पॉसिबिलिटी में क्या आंसर बनता? सम बॉयज आर सिंगर्स इज अ पॉसिबिलिटी। आपको क्या लगता है होगा? कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉयज और सिंगर्स में पूरा रिस्ट्रिक्शन है, तो पॉसिबिलिटी भी गलत है इसकी। और याद रखना, जो डेफिनेट में सही हो चुका है वो पॉसिबिलिटी में ऑटोमेटिकली गलत है, तो उसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, उससे क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन में बार बार पढ़ोगे ना तो बैलेंस हो जाएगा, तो आपको घबराहट नहीं होगी कभी भी। ऑल स्क्वायर आर रोजेस, सम रोजेस आर पैरेट्स, नो पैरेट इज अ स्क्वायर। वाओ, ठीक है। अब सम पैरेट्स आर रोजेस होगा, बिल्कुल होगा, सही है। सम स्क्वायर्स आर पैरेट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। जो डेफिनेट में सही है, पॉसिबिलिटी में डेफिनेटली गलत हो गया, ठीक है। बट सम स्क्वायर्स बीइंग पैरेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी गलत है। क्यों है? क्योंकि नो का रिलेशन है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो डेफिनेट के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। सिलोजिज्म बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार है और इजी चीज है। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस जो है सिंपल क्वेश्चंस की ही रखते हैं मोस्टली और उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं ज्यादा, तो हमारा दिमाग जो है वो एक ही तरीके से, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में सोचने लगता है। यू नीड वेराइटी। देखो, सैम स्लीप्स मोर देन राम हु स्लीप्स ओनली 5 आवर्स अ डे। तो राम जो है वो 5 घंटे सोता है और सैम उससे ज्यादा सोता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है श्याम स्लीप्स 8 आवर्स विच इज 2 आवर्स लेस देन सैम। अब श्याम 8 घंटे सो रहा है, यानी कि हमें पता है कि श्याम जो है वो यहां है और वो 8 आवर्स सो रहा है, और राम जो है वो 5 आवर्स सो रहा है, और श्याम 2 घंटे सैम से कम सो रहा है, यानी सैम 10 घंटे सो रहा है। ये आपको डेटा समझ में आ गया है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। कंक्लूजन बोल रहा है सैम 6 घंटे के लिए सोता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा बोल रहा है कि राम को नींद की बुरी आदत है, राम हैज अ बैड स्लीपिंग हैबिट, नहीं, ये आप कंक्लूजन वैसे भी नहीं करोगे। तो इसका आंसर आ गया नाइदर कंक्लूजन्स फॉलो। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसी को डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, राइट। सेम सवाल सेम यूनिट, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज। तो ये सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, दैट्स इट। अब एस जी एक्स टी डब्ल्यू क्यू आर के बीच में जो है इनइक्वालिटीज के रिलेशंस बने हुए, हम सबसे पहले चेक करेंगे डब्ल्यू और एक्स के बीच में। तो आप देखोगे एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बन रहा है ना, तो ये सही है। एक्स ग्रेटर देन डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लेस देन एक्स, एक ही बात है। और क्यू और एस इक्वल है, ये अगर आप देखोगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल टू ड्रॉप हो जाएगा और वैसे भी इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये ट्रू नहीं होगा। तो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए जो है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट, देखो हमेशा डेटा सफिशिएंसी में ऑप्शन देखा करो, ठीक है। ऑप्शन से ही चेक करना है, अपने दिमाग से सारा कुछ नहीं चेक करोगे। क्वेश्चन यह क्या बोल रहा है कि अमंग ABCDE हु इज द शॉर्टेस्ट, ABCDE में से कौन सबसे छोटा है, ठीक है। अब एनटीपीसी, सॉरी, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं
कि कथन 1 और 2 पर्याप्त है, 2 और 3 पर्याप्त है, 1 और 3 पर्याप्त है और 1 और 2 पर्याप्त, 1 और 2 और 3 पर्याप्त है। ठीक है, यानी अपर्याप्त तो कोई है ही नहीं, आंसर तो मिलने वाला है और दो दो के पेयर में मिल रहा है। तो आप चेक भी वैसे ही करना, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं जबरदस्ती 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली चेक करने बैठ जाते हैं। जैसा दिया है वैसे चेक करो। तो 1 और 2 एक साथ देखो आप, 1 और 2 एक साथ देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ए है इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी, बी शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई। ठीक है, 1 और 2 एक साथ देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है शॉर्टेस्ट कौन है, ई है। आगे का क्या डेटा है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, बट शॉर्टेस्ट ई है फॉर श्योर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है। क्लियरली आपको पता चल गया शॉर्टेस्ट कौन है, आपका आंसर मिल चुका है आपको। आगे चेक करने से मतलब ही नहीं है, बट अभी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम देख रहे हैं। 2 और 3 चेक करो जरा, 2 और 3 चेक करोगे तो क्या दिख रहा है, बी शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई, एंड डी इज टॉलर देन सी एंड ए इज टॉलर देन बी। इस केस में भी आपको दिख जाएगा कि कौन सबसे लंबा है। तो ये तो 2 और 3 भी पर्याप्त दिख रहा है। 1 और 3, ए इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी, डी इज टॉलर देन सी एंड ए इज टॉलर देन बी। इसमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा आपको, तो 1 एंड 3 तो नहीं है सफिशिएंट आंसर देने के लिए। अब बहुत लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे 1, 2 और 3 शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से दिया गया होगा, बट टेक्निकली जो है आप इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, ताकि ये जो है गलती ना हो। कथन 2 अकेले कर देते हैं, है ना, वरना तो ये दोनों ही केस में सही निकल के आ रहा है। तो फिर अब आप कह सकते हो कि ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए ओनली आंसर 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट। JKLMN एक लाइन में खड़े हैं तो मिडिल में कौन होगा? M is standing at the counter and N is at one end। मतलब कि कहने का मतलब है कि M, पहले ऑप्शन देखो, ओनली 1, ओनली 2, बोथ एंड नन। ठीक है, काउंटर का मतलब आई थिंक एक एंड ही होना चाहिए कोई, है ना। तो M या तो इधर होगा और N या तो इधर होगा, जो भी होगा बीच में कौन है हमें नहीं पता चल रहा है, तो 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। 2 अलोन चेक करो, आफ्टर N K स्टैंडिंग, N के बाद ही K है और N के बाद ही L है, ये भी नहीं बता पा रहा है आंसर। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वैसे भी आप दोनों को कंबाइन भी करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, बोथ आर इनसफिशिएंट है। अब इन क्वेश्चन में बताता हूं प्रॉब्लम कहां आती है। आप ना कंफ्यूज हो जाते हो सेटअप लगाते हुए, क्योंकि आपको सीटिंग का सेटअप लगाते हुए हमेशा एक आदत है कि कहीं ना कहीं सीट बैठेगा, तो उस दिमाग से आप लगाने बैठ जाते हो। अब ये कई बार बहुत वेग बातें करते हैं, अगर इनको ये आंसर दिलाना है कि नन ऑफ देम फॉलोस, तो उस चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो बैठ ही नहीं रहा, ये तो सेट हो ही नहीं रहा। नहीं होगा, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट।
28 स्टूडेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं नॉर्थ की ओर मुख करके। जे जो है वो 14 पोजीशन पे है राइट एंड से, 14 पोजीशन पे जे है, वाइल बेला इज एट द 12th पोजीशन। 14 प्लस 12 ऐड करो जरा, कितना आएगा? 26, यानी इससे कम है। तो ये वाला सिस्टम है, ये बेला है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड बेला? भाई अगर टोटल 28 है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 28 में से ये 12 इधर से निकाल दो, ये 14 इधर से निकाल दो, जो बचेगा वो बीच में खड़ा रहेगा। तो कितना आएगा? 28 माइनस 12 प्लस 14, यानी 28 माइनस 26, यानी कितना आंसर आ गया? 2। दैट्स इट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता ही है हमेशा, ये होता ही है कंफ्यूजन। अब इसके ना कई कंफ्यूजन बनते हैं। लोग सोचते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, देखो रो 15 हाउसेस, 15 घरों का रो है एक, ठीक है। अब रो नंबर, हाउस नंबर 1 से स्टार्ट होगा, फिर हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, करते 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 हाउस नंबर 15, यही हिसाब है। और ईच कंसेक्यूटिव हाउस के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी, वही इनके बीच का भी है डी, वही इनके बीच का भी है डी, और ये मामला आगे चलता रहेगा। ठीक है, बोल रहा है कि पहले और 15वें घर के बीच का डिस्टेंस 560 फीट है। भाई 15 ही मकान है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 560। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई 15 घरों का डिस्टेंस 560 है तो एक घर का कितना होगा, वो ऐसे निकालने बैठ जाते हैं। यही एक फॉल्ट आता है। याद रखो इसमें हमेशा आपको जो है गैप्स की बात करनी है। गैप्स इज इक्वल टू टोटल माइनस 1, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो एक सीढ़ी है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते हुए क्वेश्चन बताया जाता है। मान लो एक सीढ़ी है, सीढ़ी में कितने, लैडर में कितने रंग्स हैं? 3 रंग्स हैं, 1 2 3। गैप्स कितने हैं? 1 और 2। तो अगर 3 रंग्स की मैं बात कर रहा हूं तो गैप कितने आए बीच में? 2। ठीक है, अगर मैंने लाइन से 4 बॉल्स रखी हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉल्स हैं, गैप्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो गैप्स हमेशा 1 यूनिट कम होंगे, यानी कि 15 अगर मकान है तो गैप कितने होंगे? 14, यानी 14 गैप जो है उसका डिस्टेंस कितना है? 560 फीट है। तो आपको यहां से एक गैप का डिस्टेंस पता लग जाएगा। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, बट आप निकाल सकते हो। 40 फीट का एक गैप बन जाएगा, यानी कि 2 घरों के बीच की दूरी कितनी है? 40 फीट है। सवाल पूछ रहा है अब कि तीसरे और 7वें घर के बीच में कितना दूरी होगी। तो 3rd to 7th माइनस करोगे तो कितने गैप्स आएंगे? तो गैप 4 ही आने वाले हैं इनके बीच में, है ना। आप कई लोग ऐसे गिनते हैं 3 4 5 6 7, तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट है तो एक माइनस करोगे, 4 गैप्स आएंगे बीच में। तो 4 गैप आ रहे हैं टोटल। 4 गैप बराबर 4 इंटू 40, यानी 160। अब ये मैंने समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया आपको, बट ये सवाल बहुत ही इजी है। बस ये एक कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, बाकी बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट। 53 84 972, ये सारे डिजिट्स को अगर लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए तो कितने डिजिट्स की पोजीशन सेम रहेगी? असेंडिंग ऑर्डर मतलब 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, 4 5 7 8 9।
एक भी नहीं, एक है सिर्फ 3। ठीक है, सिर्फ 1 है आंसर, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चार मार्च 2018 अगर वेडनेसडे था तो 7 मार्च 2019 क्या होगा? बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। आपको कैलेंडर का नॉलेज नहीं भी होगा ना तो भी आप इसको आराम से कर लोगे। बेसिक नॉलेज तो होता ही है सबको। इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, लीप नहीं, तो आज जो दिन है अगले साल इसी डेट पे एक दिन प्लस में चलेगा, है ना। यानी आज 2025 चल रहा है अभी, और आज डेट है 24 तारीख है, तो 24 सितंबर 2025 को अगर वेडनेसडे है तो 24 सितंबर 2026 को थर्सडे होगा, 24 सितंबर 2027 को फ्राइडे होगा, और 24 सितंबर 2028 जो लीप है उसमें +2 हो जाता है। ठीक है, तो 4 मार्च 2018 लीप तो नहीं था, आपको पता है 4 मार्च 2018 में क्या है, बुधवार है, तो 4 मार्च 2019 में तुरंत से क्या आ जाएगा, बुधवार में 1 जोड़ दोगे आप तो गुरुवार आ जाएगा। ये पता लग गया। आपको क्या निकालना है, 7 मार्च 2019 यही निकालना है। तो 4 में कितना जोड़ा, 7 आया, 3, यानी गुरुवार में कितना जोड़ोगे, 3, तो थर्सडे में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 4 में 3 जोड़ोगे 7, यानी कि क्या आ गया, रविवार, संडे। इतना आसान सवाल है। इसके लिए कोई कैलेंडर के नॉलेज की जरूरत नहीं। कैलेंडर के कैलकुलेशन से करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों, आप 19 में से 18 यानी 1 साल का गैप निकालोगे, फिर लीप ईयर तो खैर बीच में नहीं है, ऑड डेज आ जाएंगे, वो ऑड डेज प्लस जो डेज का डिफरेंस है वो दोनों मिला के ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वेडनेसडे में 4 भी ऐड करने में आ जाता, वो भी संडे ही आता। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन, रिवीजन सेशन जो है वो यहीं खत्म होता है। ध्यान रखना ये आज पहली क्लास है तो थोड़े से एकदम एग्जाम के आसपास के लेवल के ही सवाल ज्यादातर आपने देखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यही 4 टॉपिक, यही 5 टॉपिक हम लोग बार बार लाते रहेंगे। अब टॉपिक में वेरिएशन लाना है। ठीक है, जैसे आज आपने देखा इनइक्वालिटी का एक ही सवाल आया, तो कहीं शायद इनइक्वालिटी के 2-3 डाल देंगे, कहीं पुराने जो है आपके इनपुट आउटपुट के सवाल डाल देंगे, कहीं पजल्स के कुछ सवाल जो पुराने पूछे होंगे वो डाल देंगे। तो ऐसे ही जो है मिक्स चलता रहेगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। और साथ साथ में वेरिएशन है एग्जामिनेशन का। आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आसपास में, उन सभी के क्वेश्चंस को अगर आप मिक्स्ड अप्रोच से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक बेटर एक्सपोजर मिलेगा आपको आरआरबी के थिंक टैंक का, कि भाई वो सोचता कैसे है। ठीक है, तो आपकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो बेटर हो जाएगी, राइट। इसी के साथ सिलसिला आज यहीं रोकते हैं, यहीं थामते हैं। आपसे मुलाकात करूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, निश्चिंत रहें, निडर रहें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।